कोलकाता जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं इस पुस्तिका को लेके, और वो पुस्तिका छपती है, 10,000 प्रतियां छपती हैं और पूरे भारत देश में वितरित होती हैं। मद्रास में तो हिंदू के जो संपादक थे विष्णु प्रभाकर जी, वो उनका साथ देते हैं, और वहाँ पे परमेश्वरम जी हैं जो कि स्टैंडर्ड के संपादक हैं, उन्होंने साथ दिया और अध्यक्षता की। वहाँ पे बाकायदे हिंदू के जो संपादक हैं उन्होंने उनकी अध्यक्षता की, उनका सहयोग किया। थोड़ा बहुत बंगाल में उनको निराशा हाथ लगी, कई लोगों ने निराश किया, लेकिन गांधी ने उसको बहुत निराशा के साथ नहीं अपने अंदर आने दिया। क्यों? क्योंकि वो इस समय को अच्छे ढंग से बुनाना चाहते थे, और ये भी उनकी दूरदर्शिता ही कही जाएगी कि जब यहाँ पे आते हैं तो उस समय के जितने भी सक्रिय नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं, यहाँ के जितने भी सक्रिय संपादक हैं खास करके वो संपादकों से मुलाकात करते हैं, और संपादकों से लगातार मुलाकात करते हुए एक संबंध स्थापित करते हैं, चाहे मुंबई के हों, मद्रास के हों, इलाहाबाद के हों, कानपुर के हों, लखनऊ के हों, बनारस के हों, भारत के लगभग काफ़ी हिस्सों में वो जाते हैं और मुलाकात करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं और उनको सूचित करते हैं कि मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हूँ, आप लोगों के साथ की मांग करता हूँ, मैं आप लोग को लेख लिखता रहूँगा। और समाचार पत्रों ने वैसा ही साथ दिया। आगामी भविष्य में उन लोगों ने हर लड़ाई को यहाँ पे बताया। बाकायदे मुंबई से कई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात को निकला। टाइम्स ऑफ इंडिया के उनका जुड़ाव एक बोअर युद्ध हुआ 1899 में। बोअर युद्ध दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसके गोले बम बारूद के बीच में जाके उन्होंने युद्ध संवाददाता का एक रूप उनका निकल के आया गांधी का, और उसको भी उन्होंने बाकायदे निभाया और उस अनुभव को लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया को भेजा, जो कि बहुत बढ़िया ढंग से मुंबई में प्रकाशित हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा होना उनका एक जो है फ्रीलांसर का काम था। फ्रीलांसर तो ऐसे गांधी जी अपने पत्रकारिता को अंत तक कहते रहे, शौकिया पत्रकार खुद को कहते रहे, लेकिन कोई भी पत्रकार उनकी शौकिया पत्रकारिता को नहीं मान सकते, क्योंकि शौकिया पत्रकार के ऊपर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं होती। वो संपादक, एडिटर, प्रूफ रीडर, मुद्रक कोई भी नहीं होता है, न संचालक होता है। उन्होंने बाकायदे काम किया। महात्मा गांधी की जब लड़ाई चल रही है, उसी बीच में 1898 में वो लगातार कांग्रेस से मांग करते हैं कि हमारा सहयोग करिए, हमारा सहयोग करिए। कांग्रेस को लगातार पत्र आ रहे हैं और भारत देश के कई नेताओं से मांग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय नेता उस समय के इस बात को लेकर थोड़ा नीरस हैं। उन्हें लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी लड़ाई भारत देश की, और वो कहीं न कहीं मौखिक वक्तव्य तो दे देते हैं, लेकिन कोई सक्रियता बहुत बड़ी नहीं निभाते हैं, जो कि गांधी को निराश करती है। लेकिन गांधी वहाँ हारे नहीं, लगे हुए हैं, और इसी उठापटक के बीच में उनको मदनजीत नाम का सहयोगी मिलता है। मदनजीत वही है जो द इंटरनेशनल प्रिंटर की स्थापना करते हैं, जहाँ पे कांग्रेस की, नेटाल कांग्रेस का लगातार हर तरीके का जो भी पत्र हैं, पर्चे हैं, विज्ञापन हैं, सब छपते हैं। और आगे चल के 1903 में उन्होंने अपने द इंटरनेशनल प्रिंटर को महात्मा गांधी को सौंप दिया, और इंडियन ओपिनियन के नाम से पत्रकार बन गए। वहाँ पे वो संस्थापक के रूप में आए, मैनेजर बन के आए, और वहाँ पे संपादक के रूप में नियुक्त किया गया मनसुख लाल हीरालाल नाजर जी को। ये 1897 में मुलाकात मुंबई में हुई थी, वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, और गांधी जी का वो पुराना संबंध काम आया। और एक और बड़ी घटना, जो मैं हरी पुस्तिका के बारे में बात कर रहा था, वो हरी पुस्तिका जब छपती है पायोनियर में, तो पायोनियर से होते हुए वो निकल जाती है, उसका जो सारांश है, पहले हरी पत्रिका का सारांश छपता है आपके पायोनियर में, और पायोनियर का सारांश छप के जाता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन में उसका सारांश का सारांश छपता है राइटर में। राइटर एक ऐसा समाचार पत्र है जो 1851 में निकलता है। 1865 में अब्राहम लिंकन जी के हत्या का समाचार सबसे पहले प्रकाशित करने की वजह से वो विश्व में स्थापित होता है एक बड़े पत्रकार के रूप में। लेकिन उस बड़ी समाचार पत्र का एक छोटी सी गलती, जो कि हरी पुस्तिका कई पेजों की पुस्तिका है, उसका सारांश एक पेज में छपता है पायोनियर में, उसका सारांश 3 लाइन में छाप के दक्षिण अफ्रीका में भेज देते हैं, जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जब महात्मा गांधी जी कूरलैंड जहाज से कोलकाता से अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ
इंग्लैंड जाते हैं और डरबन के बंदरगाह पे जब उनकी जहाज रुकती है 18 दिसंबर 1816 18 दिसंबर 1896, माफ़ करिएगा, वहाँ पे जब लंगर डालते हैं तो उसके बाद गोरों का एक बहुत बड़ा विरोध होता है कि गांधी अगर उतरते हैं तो इनको तुरंत मार दिया जाए। जन समुदाय उनके पूरे खिलाफ है, आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, कि इन्होंने इस तरीके की हमारे इमेज को बना दिया है, इस तरीके के राइटर का ही छपा हुआ जो बात है। और 13 जनवरी 1897 तक 23 दिनों तक उसी जहाज पे वो रहते हैं। और बाद में जब नेटाल एडवर्टाइजर के संवाददाता जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सफाई रखी, अपनी बात रखी कि सही ढंग से तो इस बात को पढ़ा नहीं है, राइटर के लोगों ने भी नहीं पढ़ा, और जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये भी नहीं पढ़े हुए। बाद में उनको भारी सुरक्षा में उतारा जाता है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी इतने ज़्यादा हैं कि उनको छीन लिया जाता है। छीनने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है, मारा जाता है, अधमरे रूप में उन्हें छोड़ा जाता है। किसी तरीके से गांधी वहाँ निकलते हैं। फिर बाद में जब गांधी से पूछा जाता है कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहते हैं, किसी तरीके की शिकायत करना चाहते हैं, गांधी जी ने कहा नहीं, ये सारी गलती एक पत्रकार ने की है, एक समाचार पत्र ने किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे विचार करना चाहिए था कि आखिर ये जो लाइन हम छाप रहे हैं इसके पीछे का तथ्य क्या है, उसको हमने पढ़ा है, देखा है। आखिर उसको पढ़ने के बाद अगर गोरे इस तरीके से भड़कते हैं तो इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं, क्योंकि शक्ति तो है ही। चौथे स्तंभ के रूप में समाचार पत्र को फोर्थ स्टेट का नाम दिया गया है। तो गांधी इस चीज़ को समझते थे, वहाँ पे इस बात को इंग्लैंड में भी उन्होंने देखा था और वहाँ के आंदोलन के समय भी देखा था, समाचार पत्रों की शक्ति को देखा था। फिर दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद देखा था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँ, और न ऐसा न करने की वजह से वहाँ के अखबारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ही विरोध के साथ छापा, और महात्मा गांधी एक बार फिर भारत को प्रतिष्ठित करते हैं और सभी प्रदर्शनकारी, उसमें से बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के प्रशंसक बन जाते हैं आने वाले समय में। 1901 में फिर पूरी समस्या की एक तरीके से उन्हें लगता है गांधी जी को हमने निराकरण कर लिया, मुझे भारत चलना चाहिए। भारत, वहाँ पे उनका स्वागत होता है और स्वागत के दौरान महात्मा गांधी जी वापस आ जाते हैं। सभा में बहुत पैसा मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं, और उन्होंने कहा कि अब बात यही है कि इन सब चीज़ों को कैसे समेटा जाए और भारत चला जाए, क्योंकि गोखले जी से भी मुलाकात हो गई है। गोखले जी जब आए हुए हैं तो इसी समय मुलाकात होती है। गोखले जी का पत्र लगातार आ रहा है कि गांधी आपको आना चाहिए, भारत आना चाहिए। अब गोखले जी के बुलावे पे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऐसा कोई खास वजह बची नहीं है, हमें भारत चलना चाहिए, और कई लोगों ने पैसे दिए, पुरस्कार दिए, सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ के ट्रस्ट को दान दे के महात्मा गांधी जी भारत के लिए रवाना होते हैं। भारत आते हैं और भारत आने के बाद वो राजकोट में फिर से अपनी वकालत को लेके काम करना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत लिखने का काम करने लगते हैं, कुछ लोगों का पत्र लिखने लगते हैं, शिकायतें लिखने लगते हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन फिर एकाएक दक्षिण अफ्रीका से तार आता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे व्यापारियों को बाज़ार में सही ढंग से काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, बस्तियों में रहने के लिए मना किया जा रहा है। एक ऐसा कानून, ऐसा एक्ट पास हो रहा है जहाँ पे मनाही हो रही कि आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते। महात्मा गांधी फिर जाते हैं और आते हैं, और 1901-2 में ही गोखले जी को फिर पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी जी की समस्या यहाँ बहुत विकराल है, और इस समस्या में मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, और कहीं न कहीं मेरे संघर्ष करने की जो क्षमता है उससे बड़ी समस्या है। अब मैं कब निजात पाऊंगा मैं इसके बारे में ठीक कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, लड़ाई में पूरे मरते दम तक लड़ूंगा। अब ये बात गोखले जी को पहुँचती है। गोखले जी भी इस बात से थोड़ा सा आहत होते हैं और उन्होंने अपने सहयोग देने की बात कही। अब 1903 में समाचार पत्र निकलता है, महात्मा गांधी जी स्वीकृति देते हैं मदनजीत को, और वहाँ पे मनसुख लाल नाजर जी जो है वहाँ पे संपादक होते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है, सिर्फ किस चीज़ के लिए? इस अखबार के लिए, अखबार को केंद्र में बना के, क्योंकि लगातार घाटे में अखबार जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा हम योजना बनाते हैं, एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जहाँ पे हमारे सभी समाचार पत्र के संवाददाता रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, और वहीं पे खेती करेंगे, वहीं से अपना भोजन पैदा करेंगे, और
वहीं से हम पैसे को निकालेंगे और उस पैसे से हम अपने अखबार को चलाएंगे। बोलते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन ली गई। 100 एकड़ ज़मीन, पहले 20 एकड़, फिर 80 एकड़, 1000 पाउंड में खरीदी गई फिनिक्स स्टेशन के पास में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है। गांधी जैसा सोचे थे वैसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि समाचार पत्र में उलझे होने की वजह से बहुत ज़्यादा समय खेतों को नहीं दे पाए और वहाँ पे घाटे आने लगे, लगातार लोगों की दिक्कतें आने लगी। और महात्मा गांधी ऐसा बोलते हैं कि लगातार उनको 175 पाउंड अपने खर्चे से हर मासिक देना पड़ा, कई बार देना पड़ा। और उस समय आंदोलन की बात चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, विरोध हो रहे हैं, गांधी जी को जेल भी जाने का नौबत आ रहा है 1-2 बार। फिर 1905 में उन्होंने पत्र लिखा गोखले जी को, कई लोग को सूचित किया। उस समय के रतन जी टाटा, जमशेद टाटा, रतन जमशेद टाटा, उनको पत्र लिखते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। भारत के जो और भी कांग्रेस के लड़ने वाले, 1907 में विस्तृत एक समाचार उन्होंने दिया कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी जी को। रास बिहारी जी उस समय के अध्यक्ष हैं 1907 के कांग्रेस के। और उसी बीच में बंग भंग आंदोलन भी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात चल रही, साजिश चल रही। गांधी वहाँ से देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे आंदोलन के एक लड़ाई का जो समय रहा 1857 से लेके उसके आगे तक, एक सफल आंदोलन अगर रहा तो वो बंग भंग आंदोलन रहा, जिसमें अंग्रेज को फिर वापस करना पड़ा। उस विभाजन को, एक जो छोटा भारत और पाकिस्तान विभाजित हो रहा था, उसका स्वरूप वहीं दिख गया था। और उस बंग भंग आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं लाल बाल पाल, लड़ते हैं वहाँ के बहुत सारे नेता, लड़ते हैं बंगाल के नेता, लड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें वापसी ली जाती है 1911 में। बहरहाल ये सब लड़ाई उसमें चल रही है। और महात्मा गांधी इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं न कहीं भारत जागृत तो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता बात चल रही है। और दक्षिण अफ्रीका में भी समस्या रंगभेद की है, क्षेत्रवाद की है, जातिवाद की है, हिंदू मुस्लिम की भी है। ये गांधी ने शुरुआत में देखा, लेकिन जब धारा सभा की बात उठाते हैं वहाँ पे सभी को जोड़ने की बात करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, किसी ये क्षेत्रवाद मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु के लोगों की बात नहीं है, ये बात है भारतीय की। और भारतीय में सभी आते हैं, कोई जाति वर्ग सांप्रदाय वर्ग की बात नहीं आती है। और इस बात को कहीं न कहीं लोग समझते हैं। और गांधी को भी ये बात समझ में आती है कि लोगों की अगर बीच की समस्या को हल करना है तो वहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, उनके अधिकारों की, उनके लाभ की बात, उनके व्यापारिक मुद्दों की बात करना पड़ेगा। और वो उसकी लड़ाई लगातार लड़ते हैं और समाचार पत्रों में लिखते हैं। जितने भी समाचार, जब तक समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित नहीं किया है, वो वहाँ पर लिख रहे हैं, चाहे वो मरकरी के लिए लिख रहे हैं, एडवर्टाइजर के लिए लिख रहे हैं, चाहे स्टार के लिए लिख ले रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं, लगातार बातें पहुँच रही हैं। और एक पाठक के रूप में भी हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। एक ऐसे पाठक जो कि कहीं पे भी त्रुटि पाने के बाद उस अखबार को बाकायदे पूरे अधिकार के साथ आलोचना लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं कि आपसे यहाँ पे गलती हुई, इस तरीके की बात करने से वैमनस्य फैल सकता है, इस बात करने पे इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और इस बीच में एक बात अगर बताऊं तो उनके अंदर एक ये भी जन्म होता है कि समाचार पत्रों में हमको किसी भी तरीके का विज्ञापन नहीं छापना चाहिए। ये 1904 में उनको बात समझ में आ जाती है। 1903 में तो छप रहा है, 1904-05 के बाद उन्होंने मनाही कर दी कि हम समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छापेंगे, और देश हित में अगर कोई विज्ञापन है तो मुफ्त में छापेंगे, लेकिन व्यापारिक चीज़ों की हम बात नहीं छापेंगे। क्योंकि हम ये बात नहीं कर सकते ना कि फला की इलायची बहुत ही सुंदर है और इलायची अगर ख़राब निकल गई तो फिर तो हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी समस्या जो है जागृति की है, शिक्षा की है। मैं अपने लोगों का शिक्षा करूँगा और अपना उसमें उद्देश्य भी लिखते हैं, अखबार में उद्देश्य बताते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, इस अखबार को निकालने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है कि इंग्लैंड में, भारत में और अन्य देशों में ये बात जाए कि भारतीयों की क्या समस्या है, और यहाँ पे रहने वाली सरकार को भी ये बात जाए कि किस चीज़ों से होकर भारत गुजर रहा है। कहीं न कहीं इंडियन ओपिनियन एक मुखपत्र के रूप में भारत का निकल के सामने आया और सभी भारतीय उससे जुड़े, और लोगों को लगा कि कोई तो समाचार पत्र है जो हमारी बात करने वाला आ गया है, कोई व्यक्ति तो है जो हमारी आवाज़ उठाने वाला आ गया है। महात्मा गांधी ये बात भी बताते हैं कि किसी भी तरीके की जो कमी है हमारे भारतीयों के अंदर कमी है, ये भी मैं सूचित करूंगा, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उस दोष को कैसे दूर किया जाए, इस पे भी बात होगी। कहीं न कहीं ये समाचार पत्र नहीं है, ये विचार पत्र है। गांधी जी ने इस पर जोर दिया कि मैं समाचार पत्र नहीं निकाल रहा हूँ, मैं विचार पत्र निकाल रहा हूँ। साप्ताहिक पत्र है, बातें निकल रही हैं। महात्मा गांधी जी इस पर भी बात करते हैं
कि जो ये एक विज्ञापन का दौर है, ये पश्चिम का अंधा अनुकरण है, ये हम नहीं करेंगे। पश्चिम की पत्रकारिता को हम यहाँ पे जन्म नहीं देंगे। हमारा भारतीय मॉडल होगा जो निकलेगा, भारतीय पत्रकारिता की बात करेंगे। भारतीय पत्रकारिता को जीते जीते महात्मा गांधी का पत्रकारिता के एक बड़े रूप में, बड़े पुरोधा बन के निकलते हैं। ये आने वाले जीवन उनका पूरी तरीके से हमारे सामने उदाहरण है। और ये हम देखते हैं कि भारत में भी जब चीज़ों पे बात होती है, गांधी की बात होती है, तो गांधी के कहीं न कहीं गांधी युग को बात किया जाता है कि 1915 से लेके 1914 से लेके 1948 तक भारत में गांधी का युग है। गांधी युग को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। उससे पीछे जहाँ गांधी जन्म लेता है, गांधी जी कहते हैं कि मेरा जन्म जरूर भारत में हुआ है, लेकिन एक योद्धा के रूप में जो मुझे पैदा किया वो तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका ने ही हमारे अंदर की क्रांतिकारिता को पैदा किया, मुझे निखारा, मुझे एक शेप दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उसका ऋणी हूँ। वहाँ के संघर्षों ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं भारत की लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। ये आगे के समय में कई बार उन्होंने जिक्र किया है और वो बोलते हैं कि मेरा मोक्ष क्षेत्र जरूर भारत बनेगा, मोक्ष क्षेत्र है भी, मैं उसके लिए हमेशा उत्साहित रहता हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र की जो शुरुआत होती है वो दक्षिण अफ्रीका से होती है। और इस चीज़ को लेके चलते हुए जब बात उठा रहे हैं तो 1906-7 में पंजीकरण, एशियन पंजीकरण की बात आती है। ट्रांसवाल में ट्रांसवाल एशियन पंजीकरण अधिनियम पास होता है, जिसके खिलाफ में लड़ते हैं महात्मा गांधी जी। और वहाँ पे जो आज का आधार कार्ड है उसी से मिलता जुलता अंगूठे और 10 उंगली की छाप देने की बात आती है कि जितने भी गिरमिटियाँ हैं, जितने भी सामी हैं, जितने भी कुली हैं, जितने भी भारतीय हैं, उनको अपने हाथों का छाप देना पड़ेगा और उसको गले में लटका के लेके चलना पड़ेगा। उनके हाथ उसको देखा जाएगा और फिर उसके बाद कार्य करने के लिए दिया जाएगा। गांधी जी के सख्त खिलाफ होते हैं कि ये तो गुलामी का निशानी है, मैं अपने हाथों की छाप आपको क्यों दूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। और उनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अक्टूबर 1908 में गिरफ्तार होता है। उसी बीच में उनके ऊपर मुकदमा चलता है ट्रांसवाल में, और ट्रांसवाल में मुकदमा चलते हुए बात चलती है कि 25 पाउंड आपको देना पड़ेगा या तो 2 महीने तक के लिए सश्रम कारावास करना पड़ेगा। अब महात्मा गांधी जी को ये लगता है कि मैं तो पैसा देने से रहा, पैसा नहीं दूंगा, इतना पैसा होगा तो मैं समाचार पत्र में खर्चा कर दूंगा, मैं तुमको क्यों दूं, मैं 2 महीने के लिए कारावास करूंगा। उस समय तक कारावास को लेकर बड़ा भय है लोगों के अंदर। महात्मा गांधी कहते हैं कि कारावास कहीं न कहीं क्रांतिकारिता के लिए रामबाण है और इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं चलूँगा। और वहाँ जब जाते हैं तो गड्ढे खोदते हैं, सड़क बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी गांधी जी को करनी पड़ती हैं जेल में। और उसी बीच में कस्तूरबा जी के बारे में बात आती है, वेस्ट लिखते हैं। वेस्ट और पोलर की बात होती है, 2 ऐसे सहायक हैं महात्मा गांधी जी के। पोलर निकल के आते हैं जो कि क्रिटिक समाचार पत्र के सह संपादक रहे, और जोहान्सबर्ग में छापाखाना है जिसको छोड़ के वेस्ट साथ में आते हैं, छापाखाना को छोड़ देते हैं और कुछ 3 पाउंड के मासिक वेतन पे काम करने के लिए गांधी जी के लिए तैयार हो जाते हैं। और पोलर भी आगे पूरा साथ देते हैं। वो वेस्ट का समाचार वहाँ पे पत्र आता है गांधी जी को जेल में कि कस्तूरबा जी का जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। महात्मा गांधी उनको देखने आने के लिए इनकार कर देते हैं और बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ और इस बीच में अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मेरा रोना आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। ये हमको परीक्षा की घड़ी है, हम दोनों की परीक्षा की घड़ी है, हमें पास करना पड़ेगा, तुमको धैर्य रखना पड़ेगा और लड़ाई वहाँ तुमको जीतनी है और जेल में मुझे लड़ाई जीतनी है। मैं ये 2 महीने के कारावास को पूरा करने के बाद तुरंत तुमसे मिलने आऊँगा। और वो कारावास पूरा करते हैं और फिर उसके बाद मिलने के लिए जाते हैं। ये उनकी नैतिकता है, इस स्तर की ईमानदारी है और देशभक्ति कूट कूट के भरी है, जो हमें आपको दिख सकता है कि जहाँ पर अपने एक बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थों का वो त्याग करते हैं। ये गांधी है, वो गांधी पैदा हो रहा है। ये गांधी 30 साल का 28 साल का गांधी है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। गांधी जी लेके चलते हैं इस सारी चीज़ों को लेके, और उस बीच में छगन लाल जी जो हैं या मणिलाल गांधी जो हैं वो उनके सहयोगी के रूप में हैं। उनकी पत्नी मणिलाल गांधी जी की पत्नी सुशीला भी इनके सहयोग में है। महात्मा गांधी के भारत आने के बाद 1916 से लेके 1958 तक इंडियन ओपिनियन की जो एक डोर है
उसको संभाले हुए मणिलाल गांधी जी, और सुशीला जी उनके मृत्यु के बाद 1958 के बाद उसको संभालती हैं और ओपिनियन के नाम से चलाती हैं 1961 तक। और इस बीच में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाचार पत्र में और आंदोलन में 10,000 पाउंड का खर्चा आता है, जिसको वो व्यय करते हैं, और इसके बारे में उन्होंने गोखले जी को लिखा और सहायता मांगा। और उस सहायता में रतन जी टाटा सामने आए बड़े रूप में। उन्होंने 1909 में, 1910 में और 1912 में 3 बार 25-25 हज़ार रुपये का सहयोग किया।